वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपनों मन शीतल करे, दूसरों शीतल होए। ये है संत की भाषा। मुझे पता होता तो हमारे गांव के जो कुंभ जा रहे थे, हम इन्हीं का दर्शन करा दिए होते, उस सर चले जाते। कुंभ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी बोल नहीं रहे थे, हम वहाँ क्यों भेजते? कहा तो स्वर्ग उतर आया है। जैसे पीडिया का नाम लेते हैं, जैसे आपके लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, उनको इससे बड़ा खतरा महसूस। अरे जब तक योगी जी तो कहीं नहीं है, जब तक अखिलेश जी रहेंगे तब तक ये रहेंगे, और जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक मोदी जी रहेंगे। ये तो बोल ही गए, काहे डरते हो पीडीए से? पीडीए आपका कौन है? आप ही का अंग है, आपका साथी है, आपका सहयोगी है। उसी के बल पर वोट लेके यहाँ जीत के आते हो और यहाँ आके पीडीओ को गाली देते हो, पीडीओ को गाली देते हो। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई आप तो पीडीए नहीं है। तुमने कहा पीडीओ के लिए लड़ते तो हैं, हम जेल तो गए हैं, काटे तो इसमें बहुत लोग हैं जो इस लड़ाई में नहीं गए होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब माननीय मुलायम सिंह ने हिंदी व्यवस्था लागू कर दी कि अब हिंदी में भी पेपर होगा, उसका परिणाम आप गोरखपुर के लोगों को कभी मिलिएगा, अपने मित्रों से पूछिए। वो लड़के जो गांव में घूमते थे वो वीडियो हो गए, कितने लड़के एसडीएम हो गए, कितने लड़के और सेवाओं में चले गए। बहुत बातें कहानी थी, लेकिन जब कोई सुनने वाला हो तो उसे सुनाया जाता है, जब कोई सुनने वाला ना हो तो सुनाने का कोई मतलब नहीं है। माननीय मंत्री करते हैं, मैं एक बात का आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है, ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं एक भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी जानते हैं, मेरे यहाँ एक थानेदार थे, वो घूस लेते पकड़े गए। हमारे पास लोग आए, मैंने सीओ से कहा, सबसे कहा, वो पकड़े गए। वो वैसे नहीं पकड़े गए, उसमें पकड़े गए सीसीटीवी कैमरे में। अब उनके खिलाफ चार्जशीट लग गई। एक बार चार्जशीट बस्ती की पुलिस ने लगाया, सिद्धार्थनगर की। दूसरे बार डीजी साहब ने उसको वहाँ दे दिया बस्ती में, बस्ती से भी लग गई। जब दोनों लग गया तो कप्तान ने उनको, अब जब चार्जशीट लग गई, दरोगा जी हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे ले आए। अब ये उसमें है, जब चार्जशीट जाएगी तो इन्हें जेल जाना चल पड़ेगा। बहुत दौड़ धूप करते हैं, तमाम नेताओं के यहाँ भी दौड़ धूप किए। माननीय मंत्री जी, मैं आपके पोर्टल पर भी लिखा, आपके गृह सचिव संजय प्रसाद से मिला, संसदीय कार्य मंत्री से मिला, और जो हरिश्चंद्र के अवतार हमारे यहाँ डीआईजी साहब थे, क्या नाम है उनका, अलीगढ़ के थे, भारद्वाज साहब, वो परमिशन नहीं दिए। बार बार कहते थे इसमें 2 सिपाहियों के खिलाफ चार्जशीट लगाओ, दरोगा को निकाल दो, तब हम परमिशन, आज तक परमिशन नहीं दिया। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस। हमारा अपना, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लिए थे, गलत नहीं फंसाया था, आपके अधिकारियों ने जांच किया, कप्तान ने जांच कराया था, बस्ती के कप्तान ने जांच कराया था। और वो फाइल अभी वहाँ से जब कहा जाता परमिशन तो एक टिप्पणी लगा के भेज देते हैं और कहते हैं 2 सिपाही, तो उसमें एक यादव एक दूसरा, इस पर चार्जशीट लगाओ और ये दरोगा के खिलाफ चार्जशीट न लगाओ। अब हमने आपके पोर्टल भी डाला था, चिट्ठी भी लिखी थी, संसदीय कार्य मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने उनसे टेलीफोन करके डीआईजी से जो भारद्वाज साहब से पूछा था इन्होंने, लेकिन असेंबली में उठाया, कोई नहीं, उल्टा पुल्टा जवाब आता है। तो ये कैसे जीरो टॉलरेंस है? अगर भ्रष्टाचार को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से कोशिश होगा तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसलिए मैं आपसे आज अनुरोध करता हूं, आप इस मामले को स्वयं रुचि लेके देख लें। अगर वो निर्दोष है तो मुझे कुछ नहीं कहना, हमने नहीं दोषी बनाया, हम आपकी पुलिस ने बनाया, आपकी एसपी बस्ती ने बनाया, आपकी एसपी सिद्धार्थनगर बनाया। क्यों नहीं वो जा रहा, चार्जशीट नहीं जा रहा? मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहा था, याद होगा आपने भारद्वाज जी से बात किया, वो घुमा के इधर उधर कर देते थे। अगर कोई दिक्कत थी तो उसे आप भेज देते, दूसरे सीआईडी जांच कर लेती, कहीं दूसरी जगह भेज देते। लेकिन चार्जशीट कोर्ट में ना भेजने का क्या मतलब है? ये आपका वो है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आरक्षण, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसे जिस तरह से अनुसूचित जातियों के साथ सन 50 में संविधान लागू करते हुआ था तो पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी लाभ मिल जाता, लेकिन आज वो आरक्षण जिसका हमें अधिकार मिला था वो भी धीरे धीरे खत्म करने की योजना बन रही है। और वो आपके नियमों, आपके नीतियों के नाम आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आप तो कहते ही रहते हैं होता आपको नहीं है। तो वो है जब आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी यहाँ बिजली का मामला आया, मैं याद है कि आपने बताया था 60 करोड़ घाटा हो रहा है,
तो जब ये मंत्री जी जो हैं ये उसके इतना गुणगान करते हैं, लगता है कह रहे थे स्वर्ग आ गया। मुझे पता होता तो हमारे गांव के जो कुंभ जा रहे थे हम इन्हीं का दर्शन करा दिए होते, स्वर्ग चले जाते, कुंभ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी बोल नहीं रहे थे, हम वहाँ क्यों भेजते? कह रहे थे स्वर्ग उतर आया है पृथ्वी पर बिजली से। आ गया होगा, कहीं आया होगा, कहीं नहीं आया होगा, समान भाव तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जो निजीकरण है, जब इतना आपका बिजली ठीक है, इतना करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया बिजली को आप दे रहे हैं, तो इसको निजीकरण को क्यों दे रहे हैं? निजीकरण में आरक्षण लागू नहीं होगा। वो अलग से आएंगे, अपना आदमी रखेंगे। हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, वो घाटा है तो ये घाटा देखना चाहिए क्यों है। आपको इसकी एक कमेटी बना के देखना चाहिए घाटे का कारण क्या है और घाटा कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। न कि एक पैर खराब हो जाए तो न ठीक हो दवा से थोड़े तो पैरे काट दीजिए, कहिए नया लगा लेंगे इसमें, इससे क्या लाभ है? जो निजीकरण हमारे पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाएगा, निजीकरण से कुलीन तंत्र बढ़ेगा, सामान्य जनता का उससे लाभ नहीं होगा। सामान्य जनता का लाभ आप जब योजनाएं चलाते हैं तो उसमें होगा, उनसे नहीं होगा। आप बिजली मान लीजिए, आप बिजली की रेट कम देना चाहते हैं तो आपको अपने खजाने से प्राइवेट कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो जो रुपये हमारे विकास में जाना चाहिए, जो रुपये हमारे सड़क के लिए जाना चाहिए, जो रुपये हमारे इसके लिए जाना चाहिए, क्या नाम है, शिक्षा में, वो रुपया उनकी क्षतिपूर्ति में चला जाएगा। इसलिए निजीकरण जहां आपकी व्यवस्था को कमजोर करेगा, सरकारी तंत्र को कमजोर करेगा, वही निजीकरण आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेगा, जो बड़े मुश्किल से मिला है। मैं भी तिहाड़ जेल में आरक्षण के लिए बंद रहा, छोटे उम्र से नारा लगाता था। डॉक्टर लोहिया का नारा था पिछले 500 में 100, और हम लोग नारा लगाए, आपके गोरखपुर में जेल में बंद रहे। तो आज उस आरक्षण पर एक खतरा पैदा हो रहा है, इसलिए आपको इसको विचार करना चाहिए। आरक्षण न खत्म हो, किसी भी तरह से अगर आरक्षण खत्म होगा तो गरीब आदमी, अब आपको एक उदाहरण मैं देता हूं। हाँ, तो हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन पर हमारे पार्टी के नाते नाराज ही रहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब माननीय मुलायम सिंह ने हिंदी व्यवस्था लागू कर दी कि अब हिंदी में भी पेपर होगा, उसका परिणाम आप गोरखपुर के लोगों को कभी मिलिएगा, अपने मित्रों से पूछिए। वो लड़के जो गांव में घूमते थे वो वीडियो हो गए, कितने लड़के एसडीएम हो गए, कितने लड़के और सेवाओं में चले गए, लोक सेवा आयोग में, केवल एक बार अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने के कारण। तो ये जो विषय है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस पर आप जरूर ध्यान दें और आरक्षण की व्यवस्था को। अच्छा, आरक्षण जैसे पीडिया का नाम लेते हैं, जैसे आपके लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, उनको इससे बड़ा खतरा महसूस। अरे जब तक योगी जी तो कहीं नहीं है, जब तक अखिलेश जी रहेंगे तब तक ये रहेंगे, और जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक मोदी जी रहेंगे। ये तो बोल ही गए, काहे डरते हो पीडीए से? पीडीए आपका कौन है? आप ही का अंग है, आपका साथी है, आपका सहयोगी है। उसी के बल पर वोट लेके यहाँ जीत के आते हो और यहाँ आके पीडीओ को गाली देते हो, पीडीओ को गाली देते हो। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई आप तो पीडीए नहीं है। तो हमने कहा पीडीओ के लिए लड़ते तो हैं, हम जेल तो गए हैं, काटे तो, इसमें बहुत लोग हैं जो इस लड़ाई में नहीं रहे होंगे, सारी लड़ाई में हम रहे। तो इस पीडीए से चिढ़िए नहीं, इसके आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करिए और इस आरक्षण को भविष्य में भी लागू रखिए। एक चीज और कह करके थोड़ा अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव जब हुआ तो आप सब जीत गए। भाजपा बहुत इठलाती फिर रही है, मैंने सारे उपचुनाव जीत लिए। जीतने पर सबको खुशी होती है, चाहे बेईमानी से जीतो चाहे ईमानदारी से जीतो, जीत पर खुशी तो होती है, होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इस तरह से चुनावी व्यवस्था में दिक्कत पैदा होगी, जैसा कि अभी तक होता है ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में डांट देते हैं पुलिस वाले, कोई डर के मारे खड़े नहीं होता है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में वहाँ डांट देते हैं खड़ा। हाँ, एक चीज़ है, अभी प्रधानी बची है, लेकिन हमको लगता है अभी प्रधानी भी ऐसे हो जाएगी। प्रधानी भी नहीं लागू है कि वहाँ पुलिस दबाव नहीं डाल पाती है। तो ये जो दबाव की राजनीति है, इससे कोई फायदा नहीं। अगर लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाएगा, अगर लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और पुलिस के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा, प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा, तो पार्टियों का महत्व आने वाले दिनों में कम हो जाएगा। तो जो हजारों कार्यकर्ता आपके पार्टी में, हमारे पार्टी में लगे हैं, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? जब सिपाही और दरोगा वोट मांगेगा, सिपाही जाके कहेगा, मैं कहना नहीं चाहता, मैं सारे चुनाव में गया, जिसके घर जाता था रात को डीवाईएसपी पहुंच गया। एक सज्जन से दुबे जी थे, मैं उनके घर जा रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं पकड़वा लेंगे आप। तो मैं उन्होंने कहा साहब ना आओ, हाथ जोड़ के निवेदन है, 7 बजे आ रहा था, हम वोट दे देना, नहीं जेल चला जाऊंगा। ये भय था, इस भय के वातावरण में चुनाव हुआ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भयविहीन होनी चाहिए और डर विहीन होनी चाहिए, उसमें कोई भी जीते।
कोई डर से आप जीत के आए, हम लोग यहाँ आए थे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं। अगर फेयर चुनाव होगा तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा, लेकिन अगर यही होगा तो आज नहीं कल कोई तानाशाह आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को कान पकड़ के निकाल देगा, अपनी संस्था अपनी ताकत के बल पर इस प्रदेश पर शासन करेगा। ये मेरा आपसे कहना है। इसलिए पुलिस को अच्छा एक चीज़ कह दें, पिछली बार कहा था आप, अब तो उपचुनाव हो गया, अब तो चयन कर लेना चाहिए डीजीपी का। सुप्रीम कोर्ट ने आपको गाइडलाइन बताया, उसके बजाय आपने अपना नियम बदल दिया। जब नियम बदल दिया तो अपने ही नियम से क्यों नहीं डीजी को अस्थायी कर देते? इन्हीं को कर दीजिए, हम नहीं कहते, किसी को करिए, एक डीजी अस्थायी तो मिले। अगर डीजी अस्थायी हो जाएगा तो जो रोज हस्तक्षेप होता है पुलिस के काम में, जो रोज नेता लोग, रोज सत्ताधारी दल के लोग पुलिस में हस्तक्षेप करते हैं, दरोगा हटाओ, इसको बचाओ, और जो सरकार का दबाव डीजी पर रहता है, वो 2 साल उनका दबाव कम हो जाएगा और डीजी स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से काम करेगा। आज डीजी की हिम्मत नहीं है निष्पक्ष होकर काम कर सके। ये मैं आपसे कहता हूँ, डीजी का कराइए। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत कहना था लेकिन अब नहीं, आपको बहुत कह दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप शपथ लिए तो आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। हमने प्लेटो की वो सब बात याद आई, फिलासफर शुड बी द किंग एंड किंग शुड बी द फिलासफर। हमने कहा फिलासफर तो नहीं, लेकिन हमारे प्रांत को, हमारे सूबे की बागडोर एक संत के हाथ में जा रही, और वो संत जो सद्भाव की बात करता, वो संत जो सबके बराबरी की बात करे, वो संत जिसने सबको साथ लेकर चलने की बात करे, ऐसे संत के हाथ में हमने सोचा प्लेटो का ये सिद्धांत हम पढ़ते थे, कहीं देखा नहीं था। जब आपने शपथ लिया तो हमें मुझे याद आया कि आप उस प्लेटो को उस सिद्धांत के अनुरूप यहाँ आ रहे हैं और उसी अनुरूप करेंगे। लेकिन मान्यवर, हम क्या कहें, अब जब आपकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली में वो सद्भाव कहाँ, वो समानता की बात कहाँ, वो विचारधारा कहाँ? तो आप प्लेटो के संत थे। आज भी मैं प्लेटो का संत, जब कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ प्लेटो के संत हैं। अगर प्लेटो के नियमों को नहीं मानते तो उनकी विचारधारा है, हम तो उनको प्लेटो का संत ही मानेंगे। आज प्लेटो का वो संत उस विचारधारा से कितना दूर चला गया, समानता की बात कहाँ चली गई, आपसी सद्भाव कहाँ चला गया, आपस का प्रेम भाव कहाँ चला गया, हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति दूरी कैसे हो गई, ये हमारे कल्पना के परे है। आज जब मैं इस प्लेटो के सिद्धांत को देखता हूं तो मैं सोचता हूं हमारा वो प्लेटो का संत कितना असाधारण होके भी कितना बड़ा समाज को चलाने वाला आज सांप्रदायिक हो गया। ये कल्पना आप प्लेटो ने भी छोटी होगी। मैं आपसे कहूंगा इस पर आप विचार करें। मैं कोई आलोचना की दृष्टि नहीं कर रहा हूं, आपको बड़ा बना रहा हूं। प्लेटो का संत बहुत बड़ा होता है, साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा है प्लेटो का संत। मेरी इसमें आलोचना भी कल होगी कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को प्लेटो का संत कहा, इसलिए कहा कि संत स्वभाव, और उसकी चर्चा हम क्या करें, आप हमसे ज्यादा है। एक कविता तो मैं नहीं करता क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं करता, हम नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम के हम लोग के टाइम में अंग्रेजी चलती थी, इसीलिए मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। अंग्रेजी जानने वाला विरोध नहीं करेगा। मैं इसीलिए जब आप यहाँ लाते हैं तो कबीर दास का एक कविता है, दे रहे हैं, अब वैसे जमानिए कह देते हैं। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपनों मन शीतल करे दूसरों शीतल होए। ये है संत की भाषा, और संत को इस पर मैं कोई बहुत आलोचना नहीं करता। फिर आपको मैं प्लेटो का संत कहता हूँ। अभी जो बिगड़ गया बिगड़ जाने दीजिए, अब से प्लेटो का संत बनिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं बहुत सारी सूचनाएं हैं, वो हम चिट्ठी लिख के भेज देंगे। कहाँ तक पढ़ा? हाँ, एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षित, गांधी आश्रम है मेरठ का। यहाँ मेरठ वाले होंगे पता नहीं, 250 करोड़ या 250 करोड़ की जमीन है, और उसमें जो संस्था है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जमीन को बेचना चाहते हैं। एक जमीन पर पेट्रोल पंप लगा लिया, और वहाँ एक लड़का गांधी आश्रम के इस जमीन बिकने 500 दिन धरना दिया। वो आज आया था, मुझे कागज दिया। मैंने कहा भाई मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा, इसको आप देख लें, और ये क्यों ऐसा कब्जा हो रहा है गांधी आश्रम की जमीन पर, और कुछ पूंजीपति टाइप लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक चीज़ अपनी बात खत्म करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपको आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से प्लेटो का संत बनने के लिए
और मैं अपनी बात यही ख़त्म करके आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सदन के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने कोई टोका टोकी नहीं की। मैं पाठक जी हमारे बड़े सहयोगी हैं, उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। तुलसीदास ने कहा है ना, कहा है, उस चौपाई को नहीं कहना चाहता। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने साथियों, अरे अपने पार्टी के और लोगों को सबको मैं कहता हूँ, बहुत बातें कहनी थी, लेकिन जब कोई सुनने वाला हो तो उसे सुनाया जाता है, जब कोई सुनने वाला ना हो तो सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।